गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की वीडियो हमारी 18वीं चल रही है और सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ देखिए कि अभी कुछ बच्चों की बातें आ रही हैं, कुछ कमेंट्स भी आए थे, ग्रुप में भी आए हैं कि भाई डिटेल नहीं चल पा रही है। तो वो अभी आप भी नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को कि डिटेल हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं इसमें, है ना। उसके लिए हमारा फेस टू फेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10th क्लास पास आउट करने के बाद जब हम 11th में मैथ्स ले रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है। देखिए, मैथ सब्जेक्ट के लिए हमें एक बेसिक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो बेसिक हम तभी क्लियर कर पाते हैं जब आप आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम काम यहाँ कर रहे हैं इसका मीन्स बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो मैथ का पोर्शन हमारा चल रहा है वो ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इससे भी बहुत अच्छा और डीप चलेगा। लेकिन अभी केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहे हैं ये, कि भाई इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ने को आगे मिल सकती हैं, है ना। तो ये केवल एक इंट्रोडक्शन है, इसको आप ज़्यादा सीरियस ना लें कि भाई ऐसा ही होगा और फिर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो समझ में तो आएगा, वो तो पक्की बात है। जब डिटेल हमारे सामने होती है तो सब चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो अभी हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 8वीं प्रश्नावली हम ले रहे हैं इसकी, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। तो द्विपद प्रमेय, इसके बारे में बात करते हैं। भाई द्विपद प्रमेय होती क्या है? तो सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है कि द्विपद दो पद होने चाहिए, और कोई प्रमेय बन रही है मतलब कोई नियम बन रहा है। तो द्विपद के लिए कोई नियम बनता है। अब वो नियम क्या बनता है? तो इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन और आएगी। अभी डिटेल तो मैं वही बात आ रही है, देखिए डिटेल में आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं करा है हमने और हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। जैसे एक NPR और NCR आता है, एक ये चीज़ें आती हैं क्रमचय और संचय के अंदर। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 में है। तो NPR और NCR इस तरह की चीज़ें हम निकालेंगे, अभी वो हम 6th में बात करेंगे उसकी। तो अभी ये चीज़ थोड़ी सी काम आने वाली है हमारे यहाँ, है ना, थोड़ा सा हमारे यहाँ काम आने वाला है। और एक वर्ड काम आने वाला है, उसको हम बोल देते हैं फैक्टोरियल, है ना। इसको हम बोल देते हैं फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या चीज़ है, NCR और NPR क्या है, इनका मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो हमें 8th में यानी इस 8वीं प्रश्नावली के अंदर काम में आने हैं। डिटेल नहीं जा रहे हैं हम, इसकी डिटेल पे नहीं जा रहे हैं कि क्या मैटर है। फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है, पहले तो सिंबल देख लीजिए कि क्या काम होता है। कि जब हम किताबों में सिंबल देखते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन देखा होगा आपने, आश्चर्यबोधक चिन्ह, है ना, आश्चर्यजनक बोधक चिन्ह होता है, जो इसमें आपने इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाया भी होगा सर ने आपको। तो इस तरह का एक चिन्ह होता है ना, ये कि एक डंडा लगाया फिर नीचे जीरो, एक हल्की सी बिंदी लगा दी, तो एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको। ये साइन हमको यहाँ फैक्टोरियल में यूज़ करना होता है। लेकिन जनरली हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं। जैसे आपने समकोण का चिन्ह देखा था, समकोण वाला चिन्ह जो होता है वो इस तरह का होता है। ये वाली कंडीशन भी आ जाती है, L मतलब L कह सकते हैं उसको, है ना। अब कैसे हल करते हैं? जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि 5 आयोटा नहीं है, आयोटा मत बोल देना इसको कहीं, आयोटा में ऊपर बिंदी लगती है, इसमें नीचे लगती है। तो ये 5 फैक्टोरियल है, यानी फैक्टोरियल 5। या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, फैक्टोरियल 5। तो जनरली जब हम लोग लिखते हैं अपनी कॉपी में, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, जब तो हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन बुक्स वगैरह में आपको ऐसे छपा हुआ मिलता है। जैसे A का सिस्टम होता है, A होता है ना, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा भी बुक में ऐसा छपा होता है तो हम ऐसे क्यों लिखते हैं। तो आपको खूब अच्छी तरह पता है कि भाई इस तरह का A होता है, A होता है ना ऐसा। बुक्स में कैसा छपा होता है? A ऐसा छपा होता है। और हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं। तो प्रिंटिंग राइटिंग अलग चलती है, लिखने वाली राइटिंग अलग चलती है। तो ये कई जगह पर थोड़ा सा अलग अलग हो जाती हैं। तो अब इसमें देखिए, जैसे फैक्टोरियल 5 आया, अब फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिखते हैं, क्या प्रोसेस बनता है इसका? तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि आप 5 को गुणा करेंगे 5 से कम होते हुए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए हम इसको गुणा करते हुए आगे जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 5 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू जो होती है, फैक्टोरियल 5 का जो मान होता है वो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर होता है। इनको जब हम गुणा कर लेते हैं तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास? 120 आता है। देखिए 5 और 20 हो गया, और ये 6 हो गया, और 120 हो गया, है ना। इस तरह से वैल्यूज़ निकलती हैं। अगर हमसे कहा गया कि वे फैक्टोरियल 6 की बात करिए, तो फैक्टोरियल 6 में क्या होगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह की चीज़ आ जाती है।
तो अब 120 को भाई 5 का फैक्टोरियल कर रहे हैं तो 120 तो हो ही रहा है। अब इसका 6 से गुणा और कर देता है, तो 6 से जब इसका गुणा कर देते हैं तो 6 का गुणा यहाँ कर दीजिए। कितने आगे देखिए भाई 5 तक, यहाँ तक तो 120 है ही, इसका गुणा आपको 6 से और कर देना है। तो कितने आ जाएंगे 6 गुणा 120 कितने हो गए 0, 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 और 1 7, तो कितने आ गए 720। ठीक है, इस तरह से फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक फैक्टोरियल 6 का मान निकाल लिया। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 का, 8 का, 9 का, है ना, जितना भी हमको ज़रूरत पड़ती है उसको निकाल लेते हैं। अब अभी मैं एनपीआर के बारे में तो नहीं बता रहा, एक एनसीआर का थोड़ा सा हमको ज़रूरत और पड़ती है। अब एनसीआर क्या है देखिए, अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है, ये परम्यूटेशन में काम आता है, ये कॉम्बिनेशन में काम आता है, क्रमचय और संचय की प्रश्नावली छठी वाली उसमें काम आएगा। पर अभी हम इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया 7C3 ऐसे लिखा हुआ है। एन का मतलब टोटल संख्या होती है, आर का मतलब रिक्वायर्ड संख्या होती है, जो रिक्वायर्ड है हमको जो चाहिए वही आ गया। जैसे मान लीजिए 7C3 आ रहा है, कहीं लिखा हुआ है 7C3, तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट बता देता हूँ वैसे ही कि 7 आ रहा है यहाँ पे ऊपर, नीचे 3 आ रहा है, तो 7 को उल्टे क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, घटते हुए क्रम में चलना है, 3 बार खोल देना है। तो 7 × 6 × 5, ठीक है, मतलब समझिए इसका कि 7 यहाँ 3, तो 7 से चालू करना है, कम होते हुए चलना है, 3 बार चलना है, बस 3 बार। यहाँ 3 आ रहा है ना, तो 3 बार चलना है, 1 2 3 हो गया, 7 6 5। और अपॉन में आ जाइए बटे में, यहाँ पे 3 आ रहा है तो उल्टी गिनती इस तरह से यूँ, मतलब 3 2 1, या इधर से चालू करेंगे तो 1 से चालू करेंगे और 3 पे आकर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 पे रुकेंगे, यहाँ से हम चल रहे हैं उल्टा चल रहे हैं, इसमें उल्टा चले 3 पर, और यहाँ पे 1 से सीधा चले। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये शॉर्टकट नियम वैसे ही बना रखे हैं, डिटेल अभी बाद में बताएंगे। फिर 3 दूनी 6 होता है, इस 6 से ये वाला 6 कट गया, बचा गया 7 5 35, तो इसका आंसर हो गया 7C3 का आंसर हो जाता है 35। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मैटर है जिनकी यूज़ अभी हम करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है 10C6 आ गया, कुछ भी आ सकता है, ये नहीं है कोई इसके लिए बाउंडेशन है, इसके लिए कुछ प्रमेय भी बनती हैं, इसके लिए कुछ नियम भी हैं, उनको हम बाद में जब क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो 10C6 आ जाता है। अब इसको 10 आ रहा है यहाँ पर, तो शुरुआत तो 10 से ही करनी है। ठीक है, कहाँ तक जाना है 6 तक, मतलब 6 बार लिखना है उसको। तो 9 8 7 6 5, 1 2 3 4 5 6 बार खोल दिया। फिर अपॉन में आ जाइए, यहाँ पे 1 से चालू करेंगे और 6 तक आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 दूनी 6 से ये 6 चला गया, और या एक काम करिए 3 दूनी 6 को अभी रोकिए, 6 और 5 से तो ये 6 और 5 गए, है ना, 4 से ये 2 बार गया, फिर 3 से ये 3 बार गया, और 2 से ये 2 कट गया। अब क्या बच गया, अब बच गया 10 3 7, है ना, 7 21, 21 × 10 करेंगे तो 210 आ जाता है। ये आंसर हो जाएगा इसका 10C6 का। ठीक है, 10C6 का आंसर ये वाला रहेगा। इस तरह की चीज़ें हमें यूज़ करनी हैं अभी फ़िलहाल यूज़ करेंगे। डिटेल क्यों है, कहाँ से हैं, कैसे आई हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ ये वाला द्विपद प्रमेय का। और द्विपद प्रमेय का अगर टॉपिक हम लेके चलते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें छठी प्रश्नावली में आ रही हैं, और ये प्रश्नावली नंबर 8 है हमारी। तो छठी प्रश्नावली पढ़ गई तो हम 8वीं में आ रहे हैं, है ना, तो ये मैटर यहाँ पर चलता है। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि भाई क्या मेन बात होती है इस प्रश्नावली के अंदर, कैसे ये काम कर रहे हैं हम, फिर हम थोड़े से इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई कंडीशन हमारे पास आती है ऐसी जो प्रश्नावली से संबंधित है कि भाई द्विपद प्रमेय क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया, कोई सवाल हमने दिया कि x + 6 है की पावर 2 है, 2 से ही बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो x + 6 की पावर 2, तो आप कहेंगे भाई ये तो
आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस ए की पावर या x प्लस 6 की पावर 2 है, स्क्वायर आ रहा है। तो कैसे हल करेंगे इसको? तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर, फिर 2ab है ना, 2ab हो गया, प्लस फिर दूसरे पद का स्क्वायर। तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इस तरह से दे दिया। सही है बात? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ पर आ गया x प्लस 6 की पावर 2 आ गई। इसका आंसर ये आ गया। अब स्क्वायर आपने कर रखा है ना, क्यूब आपने कर रखा है, क्यूब भी पढ़ चुके हैं हम पहले। तो अगर हम क्यूब कर रहे हैं, जैसे आपके क्वेश्चन ये आ जाता है, मान लीजिए क्यूब का हो या 4 पावर का हो या और थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी, जैसे 5 पावर आ गई, 6 पावर आ गई, 7 पावर आ गई, इस तरह के अगर क्वेश्चंस हमारे पास आने लग जाते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हम जिस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, हम उस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं कि अगर हमसे कहा गया भाई 2 पावर लगी हुई है, तब तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तब भी आप उस काम को कर सकते हैं। क्यूब लगा हुआ है तो भी आप उस काम को कर सकते हैं। पावर 4 लगी हुई है तब भी आप कोशिश कर सकते हैं। 5 पावर जैसी आएगी तब आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होने लगेगी, भैया 5 पावर है, काफ़ी बड़ा काम हो गया, 6 पावर आ गई और बड़ा काम हो गया, 8 पावर आ गई और बड़ा काम हो गया। तो ये धीरे धीरे जब पावर्स बढ़ने लगती हैं तब हमारे लिए थोड़ी सी असहजता हो जाती है कि भाई इस चीज़ को हम कैसे हल करें। तो इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं कंडीशंस के लिए ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा आपसे 2 का ही वैल्यू पूछे, 3 का वैल्यू पूछे, 4 का पूछे। हो सकता है यहाँ 20 की वैल्यू पूछ ले, फिर 200 दे दे, फिर तो कुछ तो होगा हमारे पास ऐसा जिससे हम इस चीज़ को हल कर सकते हैं। तो यही चीज़ द्विपद प्रमेय कहलाती है। बाइनोमियल थ्योरम है कि 2 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, मतलब 2 पक्ष यहाँ पर होने चाहिए और उस 2 पक्ष में कोई पावर होगी, उस पावर को आप हल करते हैं। तो यहाँ पर उस पावर संबंधित कुछ नियम होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे पावर 2 होती है ना, पावर 2 है तो 3 पद प्राप्त हो रहे हैं। देखिए ये बात तो आप जानते ही हैं, बहुत टाइम से हम ये होल स्क्वायर वाला काम कर रहे हैं। तो अगर 2 पावर होती है तो पावर के जो पद होते हैं वो 3 होते हैं। जब उसको ओपन करेंगे ना हम, तो 3 पद हमको प्राप्त होंगे। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि अगर हमको यहाँ पर जितने पद घात में दिए जाते हैं, यानी जितनी घात प्राप्त होती हैं, उस घात का एक ज़्यादा पदों की संख्या होती है। ठीक है, जो घात दी जाती है उससे एक ज़्यादा पद होते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल बात सही है भाई, एक ज़्यादा ही तो है। यहाँ पे 2 पावर है तो 3, अगर आप यहाँ पे 3 पावर लगा दोगे तो 4 पद मिल जाएंगे। करके देखिए, आपको खूब याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास आया था, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या आंसर लेते थे हम उसका? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 4 ही पद तो हुए। जब यहाँ पे 3 पद आ रहे हैं तो यहाँ पर 4 पद प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात ऐसा भी होती है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा हो जाता है कि कई बार ऐसा पद भी प्राप्त हो जाता है जिसमें x नहीं होता। इस तरह का भी सिचुएशन आती है ना, कि कोई सवाल हम कर रहे हैं और x का कोई पद उसमें प्राप्ति नहीं हो रहा। ये सिचुएशन हमारे पास आती हैं और अब इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो छोटी पावर्स के बारे में तो आपको पता ही है, 2 पावर है, 3 पावर, 4 पावर है, 5 पावर है, इस तरह की कंडीशन आपको पता है। लेकिन हम एक ऐसी पावर के बारे में बात कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ी पावर है, तो उसके लिए एक फार्मूला बना दिया। अब वो फार्मूला क्या होता है तो उसके बारे में अब देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें बनेंगी। इसमें क्या हुआ, एक त्रिभुज और बनता है, उसको पास्कल त्रिभुज बोलते हैं। पास्कल त्रिभुज है ना, एक पास्कल नामक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, उसने इस त्रिभुज के बारे में बात की तो उसको कह देते हैं पास्कल त्रिभुज। जैसे अगर हमने ले लिया x प्लस ए की पावर 0, ऐसे ले लिया कि भाई x प्लस ए की पावर 0 आ रही है, 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या प्राप्त हो रहा है हमको तो a की पावर प्राप्त हो रही है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है ना, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 हो गई तो उसका मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर जो गुणांक प्राप्त हुआ वो 1 गुणांक प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चले गए यहाँ पर कि अगर कोई कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि 1 पावर आ जाती है, या थोड़ा ध्यान से देखना, इसको ज़्यादा कठिन नहीं है, बस पहली बार आप इसको कर रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये। अगर x प्लस ए की पावर 1 है
मतलब कोई दो पद हैं, द्विपद, नाम ही द्विपद आ रहा है उसमें ना, तो अभी ज़्यादा भी पद हो जाएंगे, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ 3 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशन आ गई x प्लस ए, और जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी एक पावर आएगी, यहाँ पे भी एक पावर आएगी, भाई खुल जाएगा, x प्लस ए ही तो आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ 1 और 1, इस तरह से 2 गुणांक आए, 1 और 1। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास x प्लस ए की पावर 2 आ गई, x प्लस ए की पावर 2 आ गई, तो क्या सिस्टम हो रहा है कि देखिए, एक तो ये आएगा ही आएगा, है ना, एक तो यहाँ रहेगा ही, इन दोनों का योग करके 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ रहेगा। ठीक है, उसने त्रिभुज बनाने की कोशिश की कि भाई अगर 0 पावर है तो 1 ही पद प्राप्त होगा, अगर 1 पावर है तो 2 पद प्राप्त होंगे, और उसका गुणांक 1 1 होगा, और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके इनका योग शुरू हो जाता है। जैसे x प्लस ए की पावर 3, अब जो आप पढ़ चुके हैं ना उससे कंपेयर करना, आगे 1 तो रहेगा ही रहेगा, इन दोनों का योग किया 3, इन दोनों का योग किया 3, और फिर 1 पीछे रहेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से x प्लस ए की पावर 4, अब याद करिए, देखिए क्यूब तक का आपको खूब अच्छा याद है, क्यूब तक की वैल्यू निकालते हैं तो पहले वाले में a क्यूब आया, है ना, a क्यूब में गुणांक क्या है, 1 आ रहा है, कांस्टेंट 1 आ रहा है, फिर 3a स्क्वायर भी आता है, तो आ गया ना ये 3, फिर 3ab स्क्वायर आता है, फिर 3 आ गया, और फिर b क्यूब आता है, b क्यूब में 1 गुणांक आता है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है खूब अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जब पावर 4 आ जाएगी तो 1 तो आएगा ही आएगा आगे, इनका योग किया 4, इनका योग किया 6, इनका योग किया 4, और 1 पीछे, 1 आगे और 1 पीछे, ये तो चलता ही रहेगा हमेशा, बस ये वैल्यूज़ आगे बढ़ती रहेंगी। इसी तरीके से अगर x प्लस ए की पावर 5 आ गई तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, इसका गुणांक 5, इसका गुणांक 10, इसका गुणांक 10, और फिर यहाँ से इसका गुणांक 5, और लास्ट में 1। ठीक है, इस तरह से ये गुणांक आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे आप कितना भी आगे तक बढ़ाते रह जाएं, जो कंडीशन बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, जब इस तरह की अकॉर्डिंग कंडीशन बनती है तो आप इसको जब लिखते हैं तो देखिए एक त्रिभुज जैसी आकृति बन जाती है। देखिए अभी मैंने 5 तक ही निकाले, तो ये जो आकृति हमारे पास तैयार हुई, ये कैसी हो गई, एक त्रिभुज जैसी आकृति हो गई, और इसलिए पास्कल नामक गणितज्ञ ने इसको देखा था, सबसे पहले बनाया था, तो इसका नाम क्या रख दिया, पास्कल त्रिभुज रख दिया। ठीक है, ये स्थिति आपको थोड़ा सा समझना है, लिखना लिखना कुछ नहीं है, पेपर में इससे संबंधित कोई चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये तो केवल एक बुक में है, इसलिए मैंने इस आपको ये चीज़ें बता दी हैं। बाकी डिटेल अभी तो बाद में बात कर लेंगे हम इसके बारे में, और अभी हो भी सकता है देखिए ये एक्सरसाइज आपकी शायद कट भी जाए, कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक CBSE वाला मैटर मेरे पास आया है वो CBSE में ये प्रश्नावली हटा दी गई है ना, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत रहेगी आगे के लिए। अगर ये प्रश्नावली हट जाती है तो हम एक बहुत बड़े मेन मुद्दे से भटक जाएंगे, और वो करना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन किस टाइप के किए जाते हैं। तो इसमें देखिए एक थोड़ा सा बुक पे भी नज़र रखिएगा कि कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे 0C0 ऐसे आ गया, तो 0C0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये 1 हो जाती है। ये गुणांक थोड़े से आप याद कर लीजिएगा, अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम काम कर रहे हैं। और 1C0 का मान 1 होता है, 1C1 का मान 1 होता है, 2C0 जो आ रहा है उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 0 मतलब कहीं भी आ रहा है इस जगह पर, जैसे 1C0 आ गया तो भी 1 होगा, 2C0 आ गया तो भी 1 होगा। अब क्यों होगा ये अभी हम आगे बात कर लेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल अभी आपके पास नहीं है। तो NCR का फार्मूला और NPR का जो फार्मूला लगता है ना इसमें, तब ये वैल्यूज़ हमारे सामने आती हैं। और इसी प्रकार से एक NCN आता है, मतलब जैसे आपने यहाँ लिख दिया NC0, मतलब सूत्र के अकॉर्डिंग इसको लिखें, NC0 की वैल्यू 1 होती है। NC0 का मतलब ये हो गया कि अगर n यहाँ पर आता है, n की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, कुछ भी, तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना। और यहाँ से अगर NCN आ जाता है, डिटेल नहीं करनी है आपको, ये तो अभी थोड़ा सा याद कर लेना है, बाद में फिर आपको डिटेल्स बताई जाएंगी, क्यों आया, कैसे आया, क्या रीज़न है, क्या इसकी थ्योरी बन रही है ना, ये सूत्र वगैरह कैसे बन के आए, वो सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। NCN का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू यहाँ है ऊपर आ रही है वही वैल्यू नीचे आ रही है,
तो जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो भी उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा। तो NCN की वैल्यू भी 1 आती है, NC0 की वैल्यू भी 1 आती है। n का मतलब कोई भी डिजिट, रियल नंबर कोई भी आ जाता है। तो यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 8C8 की वैल्यू निकालिए, तो अब आपको सॉल्व नहीं करना, ये सब इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप सॉल्व नहीं करें, कम से कम टाइम पे सॉल्व कर दें उसको। तो जैसे ही हम देखेंगे कि भाई दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, जब दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। और इसकी डिटेल मैंने आपको बताई थी कि भाई 8 लिखा हुआ है तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 1 इस तरह से जाएंगे, 3 × 2 × 1, और बटे में भी यही होगा। तो जब ऊपर और नीचे वैल्यू सेम होगी, सारे कट गए, तो बच्चा क्या, 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।